टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोग जो वायसराय, गवर्नर जनरल इन सभी के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 1916 से 1921 ईस्वी तक जो भारत का वायसराय रहा, जिसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की शुरुआत। अगला वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिसका जो कब था 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय था। याद रखेंगे, अगर ये डेट याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन डेट अगर सीरियली वाइज याद रखेंगे तो बेहतर होगा। तो काम के अनुसार इनको हम लोग नाम को याद रखें और ईयर को याद रखें, और जितने सारे घटनाएं हुई उनको जोड़ते हुए यदि हम लोग चलेंगे तो ये चीज़ें हम लोग को आसानी से याद होगी, नहीं तो इनकी जो ईयर है ये याद नहीं होगी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिसका जो 1916 से 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय था। तो चलिए देखते हैं कि इसके शासनकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो सबसे पहले इसी के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह बात किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। तो 1916 ईस्वी में इसी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में जिसकी नेतृत्व किसने किया? तो इंग्लैंड के एक न्यायाधीश जस्टिस रॉलेट ने। तो इस रॉलेट एक्ट का जो नेतृत्व किया वह इंग्लैंड का एक न्यायाधीश जस्टिस रॉलेट ने किया। कब? 1919 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यह भी हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जो कि बैसाखी के दिन हुआ था, पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने धनाधन गोलियां बरसाने की क्या कर दी? इजाज़त दे दी। तो इसी जनरल डायर के द्वारा अमृतसर में बैसाखी के दिन निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई गई 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय के कार्यकाल में हुई। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। तो यह भी हमने देख लिया, कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। इस किसके समय? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। 1919 ईस्वी में इसी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय के काल में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। याद रखेंगे, किसके शासनकाल में? तो जिस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, कौन? तो वायसराय था। हालांकि यह जो असहयोग आंदोलन था वह शुरुआत हुआ 1920 ईस्वी में। इसी के समय खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन के बाद में इसमें मर्ज कर दिया गया था असहयोग आंदोलन में। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में इसी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय के काल में हुई थी। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। तो याद रखेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही, अर्थात यह वायसराय के काल में, पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1916 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? पुणे में 1916 ईस्वी में। उसके बाद कलकत्ता की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर M.E. सैंडलर ने सैंडलर आयोग की स्थापना की। याद रखेंगे, 1917 ईस्वी में। तो 1917 ईस्वी में कलकत्ता की शिक्षा की समस्याओं पर,
तो याद रखेंगे, कलकत्ता की शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर M.E. सैंडलर ने एक आयोग का गठन किया 1917 ईस्वी में, जिसे सैंडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। सैंडलर आयोग इंपॉर्टेंट है। सैंडलर आयोग का गठन किया जो कि शिक्षा से संबंधित था। बंगाल या कलकत्ता की शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था 1907 ईस्वी में। इसी के समय तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1920 ईस्वी में। तो तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट है। और 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन भी इसी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ। तो नोट कर लेंगे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1916 ईस्वी का 1916 ईस्वी का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, अर्थात ये फिर से एक दूसरे के नजदीक आ गए थे, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1916 ईस्वी का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। और इसी के समय जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे, जो कि 1917 में जो लाहौर का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो एक बार फिर से 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। तो ये तो था हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड रीडिंग के बारे में, जिसके समय चौरी चौरा का घटना हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था, जिसके विरोध में काले झंडे दिखाए गए थे। इसके बाद लॉर्ड इरविन को हम लोग देखेंगे। गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन को देखेंगे, लॉर्ड लिनलिथगो को देखेंगे, और उसके बाद लॉर्ड बेबेल, और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। और यह पूरा जो वायसराय है, गवर्नर और गवर्नर जनरल है, इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और लॉर्ड रीडिंग को शुरुआत करेंगे। तो कमेंट जरूर करें कि ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर कोई इसमें त्रुटि हो तो उसमें हम लोग सुधार करेंगे, और उसको फिर एक बार फिर से क्या करेंगे, सुधार करके उसे मॉडिफाई करके बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बार बार रिपीट करके इसे देखते रहें ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी। तो नमस्कार, जय हिंद। अगला जो वायसराय है उसका नाम है लॉर्ड रीडिंग। तो अगला वायसराय कौन है? लॉर्ड रीडिंग, जो भारत में 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक वायसराय रहता है। इसका शासनकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक रहता है। लॉर्ड रीडिंग 5 फरवरी 1922 ईस्वी को इसी लॉर्ड रीडिंग के समय चौरी चौरा की घटना हुई। कहाँ पे? हम लोग पढ़ भी चुके हैं। गोरखपुर में ग्रामीणों के द्वारा 22 अंग्रेज सैनिकों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। तो गोरखपुर के एक थाने में ग्रामीणों ने 22 अंग्रेज सैनिकों को जिंदा जला दिया था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को।
कहाँ पे? गोरखपुर के चौरी चौरा में। इसीलिए इसे चौरी चौरा की घटना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो यह घटना किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग के समय, लॉर्ड रीडिंग के समय ही। और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या कर लिया? तो वापस कर ले लिया, क्योंकि उनके जो महात्मा गांधी का जो ये क्या कहते हैं आंदोलन था, उनके आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान था ही नहीं। तो इसी कारण महात्मा गांधी ने इस चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। याद रखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस घटना के बाद, इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह चीज हम लोग हालांकि पढ़ भी चुके हैं। तो पूछा जाएगा कि चौरी चौरा का जो घटना का कांड था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। इसी के समय 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा में 22 अंग्रेज सैनिकों को वहां के ग्रामीणों ने जिंदा जला दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने इस जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस ले लिया। इसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 ईस्वी में इसी के समय भारत आया था, जिसके विरोध में काले झंडे दिखाए गए थे। कब? 1921 ईस्वी में। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि 1921 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 2021 में भारत आया था। अगर महीना याद करना है तो यह भी याद कर लें, किस महीने में? तो नवंबर के महीने में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था, जिसके विरोध में काले झंडे दिखाए गए थे। याद रखेंगे, पूरे देश में। इसके बाद 1921 ईस्वी में इसी लॉर्ड रीडिंग के समय केरल के मुसलमानों में के द्वारा एक मोपला विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों और हिंदुओं का यह विद्रोह था। याद रखेंगे, मुसलमानों ने अंग्रेजों और हिंदुओं के खिलाफ एक विद्रोह किया था 1921 ईस्वी में, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, या इसे दक्षिण पश्चिमी समुद्रीय तट भी विद्रोह कहते हैं। दक्षिण पश्चिम समुद्र तटीय विद्रोह। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पश्चिम समुद्र तटीय विद्रोह किसे कहते हैं? तो मोपला विद्रोह को, क्योंकि केरल के ये दक्षिण पश्चिम समुद्र तट के किनारे यह विद्रोह हुआ था। मुसलमानों का यह विद्रोह था जो अंग्रेजों और हिंदुओं के खिलाफ विद्रोह हुआ था। हैदराबाद में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत हुई 1922 ईस्वी में, इसी लॉर्ड रीडिंग के समय। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड रीडिंग के समय ही हैदराबाद में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई 1922 ईस्वी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड रीडिंग के समय ही हैदराबाद में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है। और इसी के समय इलाहाबाद में, और एक साथ इलाहाबाद और लंदन में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत हुई। याद रखेंगे। तो यहाँ पे इलाहाबाद में तो शुरुआत हुई, इलाहाबाद और लंदन में एक साथ, इलाहाबाद और लंदन दोनों में एक साथ सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत हुई। और लंदन दोनों जगहों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई।
तो 1922 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय ही इलाहाबाद में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा की शुरुआत हुई। इलाहाबाद और लंदन में एक साथ परीक्षा की शुरुआत हुई। मनावेंद्रा राय, जिसे M.N. रॉय के नाम से जाना जाता है, इसी लॉर्ड रीडिंग के समय 1921 ईस्वी में एक पार्टी का गठन किया। एग्जाम में यह चीज पूछा भी गया है, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। और इसका गठन किसने किया? तो M.N. रॉय, जिसे मानवेंद्र नारायण रॉय भी कहते हैं, M.N. रॉय ने। याद रखेंगे, M.N. रॉय ने। कभी कभी 26 दिसंबर 1925 भी दिया रहता है, तो यह डेट जो है 1925 ईस्वी कर देंगे कि मानवेंद्र नायर अर्थात M.N. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। कब? 26 दिसंबर 1925 को। याद रखेंगे, 26 दिसंबर 1925 को मानवेंद्र राय अर्थात M.N. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। प्रसिद्ध आर्य समाजवादी नेता स्वामी सहजानंद की हत्या दिसंबर 1925 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय ही हुई। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो समाजवादी नेता थे, आर्य समाज के नेता थे स्वामी सहजानंद, उनकी हत्या इसी लॉर्ड रीडिंग के शासन काल में दिसंबर 1925 ईस्वी में हुई। इंपॉर्टेंट है। तो इसके समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो मानवेंद्र राय अर्थात M.N. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया 26 दिसंबर 1925 को। उसके बाद प्रसिद्ध आर्य समाजवादी नेता स्वामी सहजानंद की दिसंबर 1925 ईस्वी में हत्या हो गई। और भारत के इलाहाबाद और लंदन में एक साथ सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई 1922 ईस्वी में। और एक चीज और याद रखेंगे कि लॉर्ड रीडिंग के समय ही मोपला नामक एक उपन्यास की रचना हुई। किसने की? तो वीर सावरकर ने 1921 ईस्वी में। लॉर्ड रीडिंग के शासन काल में ही 1921 ईस्वी में मोपला नामक एक उपन्यास की रचना हुई, जिसकी रचना किसने की? तो वीर सावरकर ने। याद रखेंगे, वीर सावरकर ने। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस लॉर्ड रीडिंग के शासन काल को, जिस समय यह वायसराय था, तो और भी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उसे भी हम लोग देखें। लॉर्ड रीडिंग के समय ही 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में इसी लॉर्ड रीडिंग के समय स्वराज पार्टी का गठन हुआ। किसके द्वारा? तो देशबंधु चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। किस अधिवेशन के तहत? तो इलाहाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन के तहत। तो याद रखेंगे, इसे भी नोट कर लेंगे कि 1923 ईस्वी में देशबंधु चितरंजन दास, देशबंधु, तो याद रखेंगे एक चीज तो पता चल गया होगा कि चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से संबोधित किया जाता है। चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर कहां पे? तो इलाहाबाद में। इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस के अंतर्गत एक स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। एक स्वराज्य पार्टी की स्थापना की।
इसी लॉर्ड रीडिंग के समय, इसी लॉर्ड रीडिंग के समय तो इंपॉर्टेंट है कि 1923 ईस्वी में जिस समय वायसराय था लॉर्ड रीडिंग, तो उसी के समय देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत एक स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। याद रखेंगे, लॉर्ड रीडिंग के समय, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1923 ईस्वी में ही स्वराज्य पार्टी को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लेंगे कि 1923 ईस्वी में ही 1923 ईस्वी में ही स्वराज्य पार्टी को स्वराज्य पार्टी को 1923 के चुनाव में 1923 ईस्वी के चुनाव में मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी को 1923 का चुनाव हुआ था, तो इसी 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। ये चीजें हम लोग पढ़ भी चुके थे। एक बात और याद रखेंगे इस लॉर्ड रीडिंग के समय कि विश्व भारती विश्वविद्यालय का कार्य शुरुआत हो गया। यह फैक्ट पूछा गया है किसी एग्जाम में कि इसी लॉर्ड रीडिंग के समय 1922 ईस्वी में कौन सा विश्वविद्यालय, तो भारतीय विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, उसका कार्य आरंभ हुआ था। तो लॉर्ड रीडिंग के समय ही 1922 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ कर दिया। तो 1922 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय ही विश्व भारती विश्वविद्यालय ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया, अर्थात इसकी शुरुआत हो गई। इंपॉर्टेंट है, एक बात और याद रखेंगे कि भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ था 1923 से 1925 ईस्वी के बीच, जब लॉर्ड रीडिंग वायसराय था। तो 1923 से 1925 ईस्वी के बीच लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में कलकत्ता, उसके बाद अलीगढ़, मुल्तान, दिल्ली, अमृतसर, इन सभी जगहों पर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। इन सभी जगहों पर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, याद रखेंगे।
सांप्रदायिक दंगे हुए। तो इंपॉर्टेंट है कि 1923 ईस्वी से लेकर 1925 ईस्वी में के बीच लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही कलकत्ता, अलीगढ़, मुल्तान, दिल्ली, अमृतसर, इन सभी जगहों पर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो यह तो था लॉर्ड रीडिंग। अगला जो वायसराय बनता है उसका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, इसके समय महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन का समझौता होगा, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन का जो शासनकाल था वह 1926 से लेकर 1931 तक था। तो लॉर्ड इरविन का वायसराय के रूप में भारत में शासनकाल 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक था। इसी के समय जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में संविधान के अध्ययन हेतु साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 ईस्वी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1927 ईस्वी में इसी के समय साइमन कमीशन का गठन किया था। इंपॉर्टेंट है कि किसके अध्यक्षता में, तो जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में संविधान के अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 ईस्वी में। किसके समय, तो लॉर्ड इरविन जिस समय वायसराय था। साइमन कमीशन इसी के समय भारत आया। कब? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को इसी के समय साइमन कमीशन भारत आया और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, और उसका पूरे देश में विरोध हुआ। साइमन कमीशन का पूरे देश में इसका विरोध हुआ। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण पूरे देश में विरोध हुआ, और लाहौर में विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय की पुलिस के द्वारा डंडे से क्या हो गई, तो डंडे से ये घायल हो गए लाठी प्रहार में, और इसके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई। तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में इसी लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। तो 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इसी लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। इसी अधिवेशन के तहत जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूछा जाता है कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा की थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की भी घोषणा की गई। तो याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई। किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। जिसके समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 ईस्वी को। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को इसी के समय भारत के जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ से? दांडी मार्च के साथ। दांडी मार्च के साथ
जो नमक, एक मुट्ठी नमक का कानून इन्होंने क्या किया था, तो भंग किया था। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। 1930 ईस्वी में ही दिल्ली में सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हुई। याद रखेंगे, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो 1930 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ और इसी के तहत दिल्ली में बैठक हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति भी हो गई। याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति भी हो गई। प्रथम गोल मेज सम्मेलन भी हुआ लॉर्ड इरविन के समय 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को सविनय लंदन में प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आयोजन हुआ लॉर्ड इरविन के समय। इसमें कांग्रेस में इस सम्मेलन में, प्रथम गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। याद रखेंगे, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इंपॉर्टेंट है। तो यह सभी घटनाएं लॉर्ड इरविन के समय हुई थी, जब लॉर्ड इरविन वायसराय था भारत का 1926 से 1931 ईस्वी तक। तो देखिए, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संविधान के गठन हेतु साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय। और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था और चूंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो इसके विरोध में पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी विरोध में लाहौर में लाठी प्रहार के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और 26 जनवरी 1930 के दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा हो गई, इसी लॉर्ड इरविन के समय। महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कहां से? दांडी से। इंपॉर्टेंट है, दांडी से। कहां पे पड़ता है? तो गुजरात में। और 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और इसी समझौता के बाद, यह समझौता कहां पे हुआ? तो दिल्ली में। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। प्रथम गोल मेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को इसी लॉर्ड इरविन के समय हुआ। कहां पे? लंदन में। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इंपॉर्टेंट है। अब इस लॉर्ड इरविन के समय की कुछ और घटनाओं को हम लोग देखते हैं। देखिए, 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय, 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय जो क्रांतिकारी थे, लॉर्ड इरविन के समय 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय उन भारतीय उपद्रवी थे अर्थात क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारियों ने दिल्ली के असेंबली में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने दिल्ली के असेंबली में बम फेंका लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में। क्रांतिकारियों ने दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका। याद रखेंगे, दिल्ली के असेंबली हॉल में क्या किया? तो बम फेंका लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में। असेंबली हॉल में बम फेंका। लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में। लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में। की हत्या के विरोध में।
तो 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय क्रांतिकारियों ने दिल्ली के असेंबली हॉल में लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में बम फेंका। उस समय कौन थे वायसराय भारत के? तो लॉर्ड इरविन थे, याद रखेंगे, लॉर्ड इरविन। 5 मार्च 1931 ईस्वी को 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो इम्पॉर्टेंट है कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। गांधी इरविन के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन का समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर हुआ और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। याद रखेंगे। तो चूंकि गांधी इरविन समझौता नाम ही है, तो यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, किस समय, जिस समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। इसी लॉर्ड इरविन के समय जतिन दास ने भूख हड़ताल करके अपनी हत्या कर ली थी, अर्थात अपने आप को मौत के हवाले कर लिया था। याद रखेंगे कि लाहौर जेल में 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल में क्या हो गई? तो जतिन दास की मृत्यु हो गई। तो नोट कर लेंगे 13 जुलाई 1929 ईस्वी 13 जुलाई 1929 ईस्वी 13 जुलाई 1929 ईस्वी को लाहौर जेल में जतिन दास ने जतिन दास कौन थे? तो एक क्रांतिकारी थे। याद रखेंगे, जो भगत सिंह के साथ इस लाहौर जेल में कैद थे। जतिन दास ने भारतीय तथा अंग्रेजी कैदियों के बीच तो भेदभाव किया जाता था के बीच तो लाहौर जेल में जतिन दास ने भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों के बीच भेदभाव करने के कारण भूख हड़ताल शुरू किया। कौन सा हड़ताल? भूख हड़ताल। और और 13 सितंबर 1929 ईस्वी को स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। 13 सितंबर 1929 ईस्वी को
स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। किनकी? जतिन दास, याद रखेंगे। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो पूछा जाता है तो लॉर्ड इरविन, याद रखेंगे। जिस समय जतिन दास ने भूख हड़ताल किया था, क्योंकि कैदियों के साथ जो अंग्रेजी कैदी थे और जो भारतीय कैदी थे तो उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता था। भारतीय कैदियों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता था, उनको भोजन कम दी जाती थी, भोजन में रूखा सूखा दिया जाता था, दंडित ज़्यादा किया जाता था। लेकिन अंग्रेजी कैदियों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता था। तो इसी कारण इन्होंने भूख हड़ताल की और 13 सितंबर 1929 ईस्वी को इसी भूख हड़ताल ने उनकी जान भी ले ली, याद रखेंगे। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मई 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन ने इन्हें बिना सेवा शर्त के रिहा भी कर दिया, याद रखेंगे। हालांकि ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 5 मई 1930 ईस्वी को 5 मई 1930 ईस्वी को 5 मई 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को 25 जनवरी 1931 ईस्वी को बिना शर्त के लॉर्ड इरविन ने उन्हें रिहा भी कर दिया। बिना शर्त के वायसराय लॉर्ड इरविन ने उन्हें रिहा भी कर दिया। तो याद रखेंगे कि इन्हीं के समय, लॉर्ड इरविन के समय 5 मई 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और वे काफ़ी अस्वस्थ हो गए, बीमारी से ग्रसित हो गए। जेल में वे इनकी स्वास्थ्य खराब हो गई। तो इसी कारण 6 महीना के बाद ही 25 जनवरी 1931 ईस्वी को बिना किसी शर्त के वायसराय लॉर्ड इरविन ने उन्हें रिहा कर दिया। क्यों रिहा किया? क्योंकि वह जानता था कि यदि जेल में महात्मा गांधी को कुछ होता है तो फिर देश में गदर हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था लॉर्ड इरविन। अगला जो वायसराय बनता है उसका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन। अगला वायसराय बनता है लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन जिसका शासनकाल 1931 से 1936 ईस्वी तक था। तो लॉर्ड वेलिंगटन कब से कब तक वायसराय था? 1931 से 1936 ईस्वी तक। इसी के समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी को हुआ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसी के समय हुआ, याद रखेंगे। कहाँ पे? लंदन में 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। तो डेट याद कर लेंगे। और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिया। इम्पॉर्टेंट है। अर्थात कहा जाता है, पूछा जाता है कि किस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। और कांग्रेस की तरफ से किसने हिस्सेदारी लिया था? तो महात्मा गांधी ने। हम लोग इसे पढ़ भी चुके हैं। तो 1931 ईस्वी को
7 सितंबर से 1 दिसंबर याद कर लेंगे। 7 से 7 सितंबर से 31 दिसंबर तक। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बैठक कब तक चली? तो 7 सितंबर से 31 दिसंबर 1931 याद रखेंगे। तो 7 सितंबर से 31 दिसंबर 1931 ईस्वी तक यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन जिस समय वायसराय था और यह 1931 से 1936 ईस्वी तक वायसराय था। और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया, अर्थात कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भागीदारी लिया, याद रखेंगे। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई 9 अगस्त 1932 ईस्वी को। याद रखेंगे कि एक अलग निर्वाचक मंडल बनाने के लिए, भारत में सांप्रदायिक भावना को बढ़ाने के लिए लॉर्ड वेलिंगटन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा दलित समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की भी व्यवस्था हुई। और इसी के समय महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच मनमुटाव हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन कह दिया, जो कि भीमराव अंबेडकर ऐसा नहीं चाहते थे। भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचक मंडल चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी पृथक निर्वाचन मंडल दलितों के लिए नहीं चाहते थे। तो इसी का फायदा उठाकर 9 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई। किसके द्वारा? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। याद रखेंगे, दलित समाज के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का इसमें स्थापना करना था। इंपॉर्टेंट है, किसी किसी की किताब में 16 अगस्त 1932 लिखा रहता है, तो उसे ही सटीक माना जाता है 16 अगस्त 1932। तो नोट कर लेंगे कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। और इसमें दलित समाज के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी। यह एक विवादास्पद क्या था? तो यह घोषणा था, इस पर काफी विवाद हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा एक बार फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 3 जनवरी 1932 ईस्वी को। तो 3 जनवरी 1932 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद एक बार फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को लॉर्ड वेलिंगटन के समय। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा मदन मोहन मालवीय के प्रयास से भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट आयोजित हुआ 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो इंपॉर्टेंट है कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को मदन मोहन मालवीय के प्रयास से भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के साथ सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में एक पूना में एक समझौता आयोजित हुआ 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पूना पैक्ट के बारे में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, लॉर्ड वेलिंगटन था। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन शब्द कहा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के समय लॉर्ड वेलिंगटन के समय महात्मा गांधी ने दलितों को क्या कह के संबोधित किया? तो हरिजन कह दिया था। हरिजन अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर के समकक्ष, ये ईश्वर के लोग हैं, हरि के लोग हैं। तो इसी का विरोध किया था भीमराव अंबेडकर ने। हरिजन
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में आयोजित किया गया था। याद रखेंगे, तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसी लॉर्ड वेलिंगटन के समय 1932 ईस्वी में संपन्न हुआ। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में आयोजित हुआ 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच। तो याद कर लेंगे, 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी। 24 दिसंबर 1932 ईस्वी। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो इंपॉर्टेंट है, इस तृतीय सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, केवल दूसरे में भाग लिया, वो भी एक प्रतिनिधि। कौन थे? तो महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी के बीच इसी लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ 1932 ईस्वी में, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। एक बेहद इंपॉर्टेंट घटना है कि इसी लॉर्ड वेलिंगटन के समय भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। इंपॉर्टेंट है, और इसी अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में भारत में चुनाव भी संपन्न हुआ था। तो हम लोग इसे देख भी चुके हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ किसके समय? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय, जिसमें 10 अनुसूचियां थीं और 321 अनुच्छेद थे। तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ 1935 ईस्वी में, और इसमें इसके तहत संविधान में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थीं। याद रखेंगे, इसी के समय बिहार में 1934 ईस्वी में भयानक भूकंप आया था। तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय बिहार में 1934 ईस्वी में बिहार में भयानक भूकंप आया था। इसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। याद रखेंगे, हजारों लोगों की मौत हो गई थी इस भूकंप में। तो बिहार में भयानक भूकंप आया था लॉर्ड वेलिंगटन के समय 1934 ईस्वी में, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इंपॉर्टेंट है। अब इस थोड़ा सा हम लोग सांप्रदायिक पंचांग और एक छोटा सा घटना हम लोग देखते हैं लॉर्ड वेलिंगटन के लिए। लॉर्ड वेलिंगटन के समय जो सांप्रदायिक पंचांग था उसे हम लोग देख लें कि सांप्रदायिक पंचांग के अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग माना गया। हिंदुओं से अलग माना गया और दलितों को, तो सांप्रदायिक पंचांग के अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग माना गया। दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचक मंडल दिए जाने से महात्मा गांधी दुखित हो गए। दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचन मंडल
दिए जाने से महात्मा गांधी दुखी हो गए। महात्मा गांधी दुखी हो गए। दुखी हो गए और इसके विरोध में आमरण उपवास पर बैठ गए। आमरण उपवास पर बैठ गए और अंततः महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सांप्रदायिक पंचांग क्या था? तो सांप्रदायिक पंचांग के अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग माना गया और दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचक मंडल दिए जाने से महात्मा गांधी काफी दुखी हो गए और इसके विरोध में उन्होंने आमरण उपवास पर बैठ गए और अंत में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ। क्योंकि यह जो सांप्रदायिक पंचांग था यह दलितों को अलग करने के लिए ही बनाया गया था, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने किया। और महात्मा गांधी का विरोध किसने किया? भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो। तो इसी कारण, इस सांप्रदायिक पंचांग के कारण ही ये महात्मा गांधी दुखित होकर आमरण उपवास पर बैठ गए और इस प्रकार महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ और यह समझौता यह दोनों के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। याद रखेंगे, यह फैसला को सुलझा लिया गया। तो यह तो था लॉर्ड वेलिंगटन। एक चीज और याद रखेंगे, लॉर्ड वेलिंगटन के समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था, जो कि प्रथम आईएएस अधिकारी थे। तो लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। तो इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था,
जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और प्रथम आईएएस अधिकारी कौन थे जिन्होंने अध्यक्षता पद की ग्रहण की थी कांग्रेस के अधिवेशन की? तो वे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो 1915 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। और ये पहले आईएएस अधिकारी थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, याद रखेंगे, बंबई अधिवेशन में। तो ये तो था लॉर्ड वेलिंगटन। अब हम लोग आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। लॉर्ड लिनलिथगो से के जानने से पहले हम लोग लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कुछ फैक्ट को देख लें जो छूट गया था। तो 1894 से 1899 तक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय यह वायसराय रहता है, 1894 से 1899 ईस्वी तक। इसका एक कथन था, इसने क्या कहा था कि तलवार के बल पर भारत को विजित किया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा करेंगे। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था तलवार के बल पर भारत को विजित किया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा भी करेंगे। किसने कहा? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। इसने सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने अकाल आयोग की नियुक्ति की किसकी अध्यक्षता में? तो सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में। 1895 से 1898 ईस्वी के बीच, 1895 से 1898 ईस्वी के बीच लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भयानक अकाल पड़ा था। तो 1895 से 1898 ईस्वी के बीच लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भयानक अकाल पड़ा था। भारतीय सेना के लिए बंगाल, मद्रास, बंबई और पंजाब में एक प्रधान सेनापति की भी नियुक्ति की लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। तो भारतीय सेना के लिए बंगाल, मद्रास, बंबई और पंजाब में एक प्रधान सेनापति की नियुक्ति की किसने? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। पश्चिमोत्तर प्रांत में तैनात पलटनों को संभालने के लिए 4 लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। तो पश्चिमोत्तर प्रांत में तैनात पलटनों को संभालने के लिए 4 लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की किसने? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। तो यह तो था हमारा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड बेबेल और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद भारत स्वतंत्र हो जाएगा। और यह लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेजों के द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल बनेगा। और उसके बाद भारतीयों का गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बनेंगे। और यह वायसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल का सफर समाप्त हो जाएगा। तो कमेंट जरूर करें कि यह जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सेशन है वह कैसा लग रहा है। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।